हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सेकंड ईयर डेंटल मटेरियल की ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि ये वीडियोस कंटिन्यू आए और आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारी वीडियोस ख़त्म हो जाएं सेकंड ईयर डेंटल मटेरियल्स की। और अगर दोस्तों आप मेरी बात मानो तो ये सारे नोट्स आप मेरी वेबसाइट पर जाके परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ को देख आप एग्ज़ाम से पहले देखो इनको, 1 से 1.5 महीने पहले। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आ जाए उस टाइम पर आप इन वीडियोस को बार बार मत देखो इन नोट्स के लिए। आपके पास अगर नोट्स होंगे तो आप उनको जल्दी जल्दी पढ़ो और कुछ मॉक टेस्ट उस टाइम पे प्रैक्टिस करो ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन देख लिया था कास्टिंग के प्रोसीजर को पिछली वीडियो में, अपनी लास्ट वीडियो में। अब ये दूसरी है, क्लासीफाई डिफेक्टिव कास्टिंग्स। जब हम कास्टिंग के प्रोसीजर को करते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो उसी डिफेक्ट्स को इस क्वेश्चन में हम क्लासीफाई करेंगे। और व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व्ड टू प्रिवेंट डिफेक्ट इन कास्टिंग्स। तो सबसे पहले दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी चीज़ में डिफेक्ट कैसे आएगा, जब उसका प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हुआ होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि कास्टिंग डिफेक्ट अकर इफ द प्रोसीजर इज नॉट प्रॉपर। अब हम इसको क्यों देख रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डिफेक्ट? बिकॉज इट अफेक्ट एस्थेटिक एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेस्टोरेशन। इसका क्लासीफाई किसने किया? कुंबे ने। इसने 5 बताए। डिस्टॉर्शन, सेकंड इज सरफेस रफनेस, थर्ड पोरोसिटी, फोर्थ इनकम्प्लीट कास्टिंग एंड फिफ्थ कंटामिनेशन ऑफ कास्टिंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। दोस्तों ये आपको जो डिफेक्ट्स हैं ये अच्छे से तब समझ में आएंगे जब जो इसकी पिछले वाली वीडियो है कास्टिंग प्रोसीजर की वो अपने अच्छे से समझी और इमेजिन की होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स में किसने बताया अकॉर्डिंग टू कुंबे। तो फर्स्ट था डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन कैसे कैसे आ सकता है कास्टिंग प्रोसीजर में? तो ये आ सकता है हैपन्स ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ वैक्स पैटर्न। सबसे पहले हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं प्रिपेयर्ड टूथ पे। अब मान लो कास्ट पे जो हमने वैक्स पैटर्न बनाया था उस टूथ प्रिपेयर्ड पे वही ठीक से नहीं बना, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मोल्ड स्पेस होगा वो भी गलत बनेगा, और जैसा मोल्ड स्पेस बनता है वैसा ही रेस्टोरेशन बनता है, यानी कि रेस्टोरेशन भी गलत बन जाएगा। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? डिस्टॉर्शन ऑफ वैक्स पैटर्न से। सेकेंड पॉइंट, अकर्स व्हेन इन्वेस्टमेंट हार्डन्स। अब जब इन्वेस्टमेंट दोस्तों हार्ड होता है ना, तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन होता है। तो या तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो, तो उसके वजह से भी क्या होगा, जो मोल्ड स्पेस बनेगा या तो बहुत बड़ा बन जाएगा या फिर बहुत ही छोटा सा बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, और ड्यू टू सेटिंग और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन ऑल्सो कॉज्ड बाय इंटरनल स्ट्रेस रिलीज्ड ड्यूरिंग मैनिपुलेशन। दोस्तों जब हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं तो उस वैक्स पैटर्न के अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। आप इंटरनल स्ट्रेस को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने 2 हाथों को जोड़ लिया, जैसे नमस्ते करते हैं ना, और बीच में एक स्प्रिंग रख दी। ठीक है, अब स्प्रिंग के पास पोटेंशियल है दोनों हाथ को अलग करने का, है ना। तो वैसे ही इंटरनल स्ट्रेस का पोटेंशियल होता है, इंटरनल स्ट्रेस में पोटेंशियल होता है वैक्स पैटर्न को डिस्टॉर्ट करने का। तो जब हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं तो अगर वैक्स पैटर्न में इंटरनल स्ट्रेसेस आ गए तो बाद में जब हम उसको हीट करेंगे उस वैक्स को मेल्ट करने के लिए, तब वो इंटरनल स्ट्रेस रिलीज हो सकते हैं और जो मोल्ड स्पेस होगा वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अब डिस्टॉर्शन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो यूज़ करो वैक्स एट हाई टेम्परेचर। इससे क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे या फिर कम से कम आएंगे। इन्वेस्ट कर दो पैटर्न को विद इन 1 आवर आफ्टर फिनिशिंग। आपने वैक्स पैटर्न बना लिया, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप इन्वेस्ट कर लो पैटर्न को। अगर नहीं कर सकते, डिले होगा ही होगा, तो उसको स्टोर कर लो रेफ्रिजरेटर में। सेकंड है सरफेस पे रफनेस, यानी कि सरफेस कैसी हो रखी है रेस्टोरेशन की, खुरदुरी सी। अब पेशेंट तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, पेशेंट को तो एकदम स्मूथ चाहिए रेस्टोरेशन। तो अगर रफनेस आ रहा है तो उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा? एज अ डिफेक्ट। तो ये कॉज होता है बाय, अगर एयर बबल है वैक्स में तो उससे क्या होगा, कास्टिंग पे नोड्यूल्स बन जाएंगे। अगर हमने टू रैपिड हीटिंग किया इन्वेस्टमेंट को तो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से फिन्स बन सकते हैं कास्टिंग पे। हाई वाटर पाउडर रेशो होगा या फिर लार्ज पार्टिकल साइज होगा इन्वेस्टमेंट का, तो उससे भी क्या हो सकता है, रफ सरफेस। अब दोस्तों ये जो हाई वाटर पाउडर रेशो है, तो इससे कैसे होगा रफ सरफेस? क्योंकि अगर वाटर ज़्यादा होगा और जब उसको हीट करेंगे तो बाद में क्या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना इन्वेस्टमेंट की, वो इतनी अच्छी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से रफ सरफेस
बन सकती है। अगर हम प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करेंगे यानी कि लंबे टाइम तक हीट करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ मोल्ड। ओवर हीटिंग ऑफ एलॉय से भी क्या होगा, सेम इफेक्ट, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ मोल्ड। क्योंकि अगर हमने मान लो ओवर हीटिंग कर रखा है एलॉय को और तब हमने उसको स्प्रू के थ्रू मोल्ड स्पेस में डाला तो एकदम से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एकदम से आपका हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है मोल्ड यानी कि मोल्ड स्पेस का। इनकरेक्ट कास्टिंग प्रेशर है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो सारा का सारा मोल्टन एलॉय होता है वो मोल्टन मोल्ड स्पेस में भेजा जाता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घुमाकर। तो अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो उसकी वजह से भी इनकरेक्ट हो सकता है, सरफेस रफनेस आ सकती है। या फिर बहुत कम फोर्स लगाया यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा नहीं लगाया, उसके वजह से भी सरफेस रफनेस आ सकती है। पुअर कंपोजिशन है इन्वेस्टमेंट की, उसके वजह से क्या होगा, क्वार्ट्ज सिलिका, क्वार्ट्ज यानी कि खुरदुरा, तो उसके वजह से क्या होगा, क्वार्ट्ज कास्टिंग बन जाएगी। और अगर फॉरेन बॉडी इंक्लूजन है उसकी वजह से शार्प डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। अब हमको प्रिवेंट करने हैं रफनेस, तो कैसे करेंगे, एवॉइड एयर बबल्स, कैसे कर सकते हैं, बाय प्रॉपर मिक्सिंग, यूज़ करो वाइब्रेटर को, वैक्यूम इन्वेस्टिंग करो, अप्लाई वेटिंग एजेंट को प्रॉपरली। अब फिंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को दोस्तों ग्रेजुअली हीट करो, 700 डिग्री को करो 1 घंटे में, करने को तो हम एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन उसको 1 घंटे में करो, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के। करेक्ट रखो वाटर पाउडर रेशो एंड पार्टिकल साइज, कास्टिंग करो इमीडिएटली वंस रिंग इज रेडी। यूज़ करो 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर एयर प्रेशर, दोस्तों ये प्रेशर की यूनिट है, आपको ये याद रखना है। और 3 to 4 टन्स इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इससे क्या होगा, जो कास्टिंग प्रेशर होगा वो करेक्ट लगेगा, है ना, वरना क्या दिक्कत आ जाएगी, ये वाली इनकरेक्ट कास्टिंग प्रेशर वाली। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसमें भी लिखा हुआ है, रफ सरफेस एंड फिंस ऑन कास्टिंग कैसे कॉज्ड होते हैं और कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं, आप इसको पढ़ लेना तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम दोस्तों इसमें यह सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद आती है पोरोसिटी। अब दोस्तों पोरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से समझना इसको। अब पोरोसिटी दो तरह की होती है, एक तो रेस्टोरेशन के इंटरनल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से दिखेगी और इंटरनल यानी कहीं अंदर होगी। अब एक्सटर्नल है, बाहर से दिख रही है तो क्या कॉज करेगी, वो डिस्कलरेशन, और अगर इंटरनल होगी तो वो क्या कॉज करेगी, वीक रेस्टोरेशन। अब इसके टाइप्स किसने दिए, एज पर फिलिप्स। तो ए है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये कैसे होते हैं, इरेगुलर, इसमें 3 है, लोकलाइज्ड श्रिंकेज, सक बैक पोरोसिटी और माइक्रोपोरोसिटी। बी है गैस रिलेटेड, ये कैसे होते हैं शेप में, स्फेरिकल, इसमें भी 3 है, पिन होल पोरोसिटी, गैस इंक्लूजन, सब सरफेस पोरोसिटी। और सी है बैक प्रेशर पोरोसिटी, ये होती है कॉज्ड बाय एयर ट्रैप्ड इन मोल्ड। अब दोस्तों इसको अच्छे से समझना, आप इमेजिन करते जाना वरना समझ में नहीं आएगा ये। पोरोसिटी टाइप्स इन कास्टिंग, तो पहली है लोकलाइज्ड श्रिंकेज, श्रिंक स्पॉट पोरोसिटी। अब दोस्तों देखो होता क्या है, पहले मैं बताता हूँ आपको, ये है स्प्रू फॉर्मर और ये बन गया मोल्ड स्पेस। ठीक है, अब हमने इसमें मोल्टन एलॉय डाला तो हुआ क्या, जो ये स्प्रू था ना ये पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई यानी कि पहले ही इसका टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि ये पहले ही ठंडा हो गया, किसके मुकाबले, मोल्ड स्पेस के जो टेम्परेचर था उसके मुकाबले। तो इससे होगा क्या, जो यहाँ पे मोल्डन एलॉय बचेगा, है ना, जैसे हमने मान लो यहाँ से मोल्टन एलॉय डाला तो यहाँ के थ्रू इसके अंदर चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे तो पहले सॉलिडिफाई हो गया, तो अंदर जब मोल्टन एलॉय सॉलिडिफाई होगा तो दोस्तों एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि जो मोल्टन एलॉय होता है ना, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो श्रिंकेज होता है उसका, ठीक है, जितना वॉल्यूम उसका मोल्टन एलॉय में होता है जब वो सॉलिडिफाई होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, इसी को श्रिंकेज बोलते हैं, तो उसका श्रिंकेज होगा। ठीक है, अब उसको और ज़्यादा मोल्टन एलॉय की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से मिलना चाहिए, रिजर्वॉयर से, रिजर्वॉयर का यही काम होता था ना, लेकिन अब रिजर्वॉयर में क्या हुआ, वो तो पहले सॉलिडिफाई हो गया तो यहाँ से मिल नहीं पा रहा, तो वहाँ पे कमी पड़ गई, अब कमी पड़ गई तो क्या आगा, तो क्या हो जाएगा, अब कमी पड़ गई तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वॉइड बनेगा, तो उसी को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड श्रिंकेज। और वो ज़्यादातर कहाँ पे बनता है, ये यहाँ पे स्प्रू कास्टिंग जंक्शन पे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हैपन्स व्हेन स्प्रू सॉलिडिफाई हो गया बिफोर कास्टिंग, कास्टिंग से पहले ही
सॉलिडिफाई हो गया स्प्रू। लीड्स टू इरेगुलर वॉइड्स बन जाते हैं या पिट्स बन जाते हैं, कहाँ पे? नियर स्प्रू कास्टिंग जंक्शन पे। ये क्यों हुआ? कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर कूलिंग सीक्वेंस। सक बैक पोरोसिटी, तो दोस्तों ये भी टाइप है श्रिंक स्पॉट पोरोसिटी का। ये सीन होता है इनसाइड द क्राउन अपोजिट द स्प्रू। ठीक है, ये कैसे बन गया? फॉर्म्ड ड्यू टू हॉट मेटल हिटिंग मोल्ड वॉल। अब जैसे मान लो जो हॉट मेटल है सबसे पहले कहाँ पे हिट करेगा? मोल्ड की वॉल पे, जिसकी वजह से क्या होगा? एक हॉट स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, अब जहाँ सबसे पहले ये हिट हुआ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो इसलिए वो क्या बन गया? हॉट स्पॉट। अब अगर वो हॉट स्पॉट बन गया तो वो और जगह के मुकाबले वहाँ का जो मोल्टन अलॉय होगा वो सबसे लेट में फ्रीज होगा, है ना? तो दिस एरिया फ्रीजेज लास्ट बट स्प्रू इज ऑलरेडी सॉलिड। अब स्प्रू सॉलिड हो चुका है, लेकिन वहाँ पे अभी तक जो मोल्टन अलॉय था वो सॉलिड हुआ नहीं है। अब सॉलिड हुआ नहीं है, वो बाद में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? श्रिंकेज होगा, लेकिन रिजर्वॉयर से आ नहीं रहा क्योंकि स्प्रू में सॉलिडिफाई हो चुका है, और जिसके वजह से क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल चल रहा है कि सॉलिडिफाई हो चुका है स्प्रू में मोल्टन अलॉय पहले ही, लेकिन मोल्ड स्पेस में अभी तक हुआ नहीं है, और हुआ नहीं तो वहाँ पे जब मोल्टन अलॉय बाद में सॉलिडिफाई हुआ तो उसका श्रिंकेज हुआ तो उसको ज़रूरत पड़ी मोल्टन अलॉय की, लेकिन रिजर्वॉयर से मिला नहीं क्योंकि वहाँ पे तो पहले सॉलिडिफाई हो चुका था, तो वहाँ पे वॉइड बन गया। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है लोकलाइज्ड श्रिंकेज का और सक बैक पोरोसिटी का। अब ये देखो लास्ट वाला पॉइंट इसका, प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मोल्ड एंड मोल्टन मेटल। तीसरी है माइक्रोपोरोसिटी। तो माइक्रोपोरोसिटी कैसे होती है? कॉज्ड व्हेन कास्टिंग फ्रीजेज टू क्विकली, यानी कि जो कास्टिंग है वो फ्रीजेज हो गई बहुत जल्दी एकदम से, जिससे क्या होगा? प्रोड्यूस फाइन फिन्स, इरेगुलर वॉइड्स बनेंगे विद इन द कास्टिंग, यानी कि फिन्स मतलब दरार पड़ जाएगी, है ना, विद इन द कास्टिंग, जब एकदम से ठंडा होगा तो। फोर्थ, पिन होल पोरोसिटी अकर्स व्हेन डिजॉल्व्ड गैसेस इन मोल्टन मेटल आर रिलीज्ड ऑन सॉलिडिफिकेशन। मान लो मोल्टन अलॉय में कुछ गैस एंट्रैप्ट हो गई थी, और जब उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ अंदर तो वो गैस बाहर निकली, और जब बाहर निकली तो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, फॉर्म्स टाइनी स्फेरिकल वॉइड्स। अब यहाँ पे लिखा भी है कि प्लेटिनम और पैलेडियम एब्जॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन, कॉपर सिल्वर एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन। अगर इसका इस्तेमाल हुआ है एलॉय में तो जब ये सॉलिडिफाई होंगे तो ये बाहर निकलेंगे गैसेस, और ये बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? टाइनी स्फेरिकल वॉइड्स। गैस इंक्लूजन पोरोसिटी, तो दोस्तों ये भी ऐसी ही होती है पिन होल पोरोसिटी की तरह ही, बस ये जो शेप में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो कॉज्ड बाय गैसेस ट्रैप्ड इन मोल्टन मेटल फॉर्म्स लार्जर स्फेरिकल वॉइड्स देन पिन होल। ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। ये क्यों हुआ? मे हैपन ड्यू टू पुअरली एडजस्टेड ब्लो टॉर्च। अब दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको बताए थे, है ना, ब्लो टॉर्च के अलग अलग जोन्स। अब मान लो अगर हम ब्लो टॉर्च को ऐसे सेट करते हैं कि जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो गर्म हो रहा है वो किस में हो रहा है? फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी और वो मोल्टन मेटल में मिक्स हो सकती है, जिसकी वजह से जब बाद में मोल्टन अलॉय सॉलिडिफाई होगा अंदर तब ऑक्सीजन बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से वॉइड्स बन सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है मे हैपन ड्यू टू पुअरली एडजस्टेड ब्लो टॉर्च, जबकि कहाँ पे रखनी चाहिए थी? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन बनती भी अगर मान लो कहीं इन्वायरमेंट से भी आती तो भी वो रिड्यूस हो जाती। अब 6 है बैक प्रेशर पोरोसिटी। ये होती है जब मान लो अंदर मोल्ड स्पेस में कुछ गैसेस पहले से ही हो, ठीक है, वो अच्छे से निकली ही ना हो, तो क्या लिखा हुआ है? हैपन्स व्हेन एयर कांट एस्केप फ्रॉम मोल्ड, मोल्ड से निकल ही नहीं पाई गैस, कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिंग और थिक इन्वेस्टमेंट। इनएडिक्वेट वेंटिंग मतलब दोस्तों जैसे मान लो हम घर में किचन में एक वो लगाते हैं ना कि जितनी भी गैसेस हैं बाहर निकल जाए, एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं वेंटिंग। तो ऐसे ही हम इसमें भी ऐसी करते हैं, जब हमने इनएडिक्वेट वेंटिंग थी उसमें, यानी कि गैस निकलने का हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था, तो उसी को हमने बोला इनएडिक्वेट वेंटिंग। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो अंदर गैस थी वो बाहर निकल ही नहीं पाई। और ये कब होता है? थिक इन्वेस्टमेंट होती है तब भी ऐसा हो सकता है।
लीड्स टू पोरस कास्टिंग विद राउंडेड शॉर्ट मार्जिन्स। क्यों क्या होगा, जो अंदर गैसेज होंगी वो अलग अलग जगह पे कास्टिंग के अंदर इंट्रैप्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पोरस कास्टिंग हो जाएगी। ये प्रिवेंट कैसे हो सकता है, यूजिंग एडिक्वेट कास्टिंग फोर्स। जो कास्टिंग फोर्स है उसको अच्छे से करो। क्यों, अगर अंदर गैस होगी भी और अगर हमने फोर्स अच्छे से दिया है सेंट्रीफ्यूगल, तो जो अंदर जो गैस है वो भी बाहर आने के चांसेस हैं, अगर एडिक्वेट कास्टिंग फोर्स को लगाया जाए तो। पोरस इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करो, ताकि क्या हो, अंदर अगर गैस है भी, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट मटेरियल हमारा पोरस है तो उसके अंदर भी गैस जा सकती है और मोल्ड स्पेस में कोई गैस नहीं बचेगी। पैटर्न 6 to 8 mm अवे फ्रॉम एंड ऑफ रिंग, ताकि बाहर वाले एनवायरनमेंट से वो काफ़ी अंदर रहे। यूज़ वेंट्स टू एलॉय एयर एस्केप, वेंट्स का इस्तेमाल करो यानी कि एग्जॉस्ट अंदर ही, ताकि एयर एस्केप हो सके। ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों ये समरी है पोरोसिटी की, तो जो हमने जो भी पढ़ा वो सब इसमें लिखा हुआ है, देखो शेप, कॉज और प्रिवेंशन, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसे पढ़ लेना। और इसे दोस्तों आपको एग्ज़ाम में बना के आना है पूरा टेबल, ये इस तरह के टेबल बनाए जाते हैं तो वो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगली है डिफेक्ट इनकम्प्लीट कास्टिंग। अब दोस्तों ये नाम से मालूम पड़ रहा है कि कास्टिंग इनकम्प्लीट रह गई होगी। अब इनकम्प्लीट क्यों रह जाएगी, हैपन्स व्हेन कास्टिंग इज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। क्यों, कॉजेज लिखे हुए हैं, इनसफिशिएंट एलॉय यूज्ड, यानी कि हमने एलॉय ही कम यूज़ किया, जितना एलॉय लगना था उतना ही हमने यूज़ नहीं किया। एलॉय डजेंट रीच थिन पार्ट्स ऑफ मोल्ड, कुछ थिन पार्ट्स थे वहाँ तक मोल्ड में एलॉय पहुँच ही नहीं पाया। मोल्ड नॉट हीटेड प्रॉपरली, मोल्ड ठीक से हीट ही नहीं हुआ था प्रॉपरली। अगला प्री मैच्योर सॉलिडिफिकेशन हो गया एलॉय का, यानी कि मोल्ड में पहुंचने से पहले ही कहीं स्प्रू में ही सॉलिडिफाई हो गया। फिफ्थ, स्प्रू ब्लॉक्ड विद फॉरेन बॉडीज, स्प्रू में ही कुछ ब्लॉकेज बन गया। सिक्स, गैस बैक प्रेशर इन मोल्ड, कुछ गैसेस रह गई थी अंदर। 7, लो कास्टिंग प्रेशर लगा दिया। 8, एलॉय नॉट मोल्टन और फ्लूड इनफ, इतना फ्लूड नहीं था कि ताकि वो अंदर तक बह सके। ठीक है, अब दोस्तों डायमेंशनल एरर्स इन कास्टिंग, ये दोस्तों समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझना। देखो 3 चीज़ें हैं, एक है प्रॉब्लम, सेकंड है कॉज और थर्ड है प्रिकॉशन। तो प्रॉब्लम है, मान लो हमारे पास कास्टिंग टू लार्ज, यानी जो हमारा कास्ट बना वो क्या बना, बहुत बड़ा बन गया। तब क्यों बना होगा, कॉज क्या है, एक्सेसिव एक्सपेंशन, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया होगा, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन उसका बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अब अगर उसका बहुत ज़्यादा होगा तो मोल्ड स्पेस का भी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे जो हमारी कास्टिंग होगी और उससे जो रेस्टोरेशन बनेगा वो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसका प्रिकॉशन क्या है, यूज़ करो करेक्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कास्टिंग टू स्मॉल बन गई, यानी कि कास्टिंग बहुत छोटी बन गई, तो क्या हुआ होगा, यानी कि जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेना है, यूज़ करेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगली प्रॉब्लम है डिस्टॉर्टेड कास्टिंग, तो दोस्तों ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका कॉज क्या है, डिस्टॉर्टेड वैक्स पैटर्न, तो इसका प्रिकॉशन हैंडल वैक्स केयरफुली, हीट मोल्ड वेल। अगला है कॉन्टामिनेशन इन कास्टिंग, कॉन्टामिनेशन मतलब पुअर क्वालिटी और डिसकलर्ड हो गया कास्टिंग। इसके कॉज क्या है, ओवर हीटिंग मोल्टन एलॉय, इससे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन एंट्रैप हो गई उसके अंदर। यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग जोन हमने फ्लेम की यूज़ कर ली, या फिर नो फ्लक्स यूज्ड, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड करो ओवर हीटिंग। सेकेंड, यूज़ करो रिड्यूसिंग जोन ऑफ फ्लेम, ताकि कुछ ऑक्सीजन अगर रहे भी तो वो रिड्यूस हो जाए रिड्यूसिंग जोन ऑफ फ्लेम से। यूज़ करो फ्लक्स टू प्रोटेक्ट एलॉय। अब ब्लैक कास्टिंग, तो ब्लैक कास्टिंग के 2 कॉज होते हैं। पहला है ओवर हीटिंग इन्वेस्टमेंट अबव 700 डिग्री सेल्सियस, मान लो 700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हीट कर दिया तो उससे क्या होता है, रिलीज होते हैं सल्फर कंपाउंड्स, और ये क्या करते हैं, सल्फर कंपाउंड कंबाइंस विद मेटल, जिसकी वजह से ब्लैक सल्फाइड फिल्म बन जाती है, और ये कैन नॉट बी क्लीन्ड बाय पिकलिंग। दोस्तों पिकलिंग क्या होता है, किसी एसिड की मदद से ये रेस्टोरेशन को क्लीन करना, तो जैसे मान लो HCl का यूज़ कर लिया तो इससे भी ये साफ नहीं होता, इसलिए ओवर हीटिंग से हमें बचना चाहिए। सेकेंड है
इनकम्प्लीट वैक्स एलिमिनेशन, यानी जब उसको हीट कर रहे थे तो उसके अंदर से पूरा का पूरा जो वैक्स था वो निकला ही नहीं। ठीक है, अब अगर निकला ही तो अंदर रह गया होगा। तो क्या लिखा हुआ है, लो मोल्ड टेम्परेचर, जो मोल्ड का जो टेम्परेचर था वो इतना हुआ ही नहीं ताकि सारा जो निकल सके उसके अंदर से। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर जो वैक्स बचा होगा वो लग जाएगा एलॉय पे जब वो सॉलिडिफाई होगा। तो वही लिखा हुआ है कि वैक्स कार्बोनाइजेज स्टिक्स टू कास्टिंग, और लेकिन ये कैन बी रिमूव्ड बाय फ्लेम हीटिंग। तो दोस्तों ये हुआ हमारे सारे के सारे डिफेक्ट्स। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे क्लासीफाई इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।